हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो भारत में सड़कों का जब विकास शुरू हुआ तो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। उन संस्थाओं का काम था कि सड़कों से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी या उसके लिए हमें जिन भी कार्यों की आवश्यकता होगी उसको संयोजित तरीके से संपन्न कराया जा सके। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उन कामों को कर सके। तो क्या हुआ कि भारत में अधिकतर नई सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के संरेखण यानी अलाइनमेंट के आधार पर ही किया गया था। तो 1865 में एक ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी ने सीपीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी। ये कब बात हुई थी? 1865 में, जब 1857 का संग्राम शुरू नहीं हुआ था उसके पहले। तो 1865 में ये एक सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इस विभाग ने जीटी रोड का निर्माण किया, रेलवे स्टेशनों, संपर्कों तथा संपर्क सड़कों द्वारा नगर और शहरों को जोड़ने का काम भी किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद सड़कों पर तेज गति से चलने वाले रबर टायर वाले वाहन की संख्या में वृद्धि होने लगी। पहले क्या था कि इतने वाहन नहीं थे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रबर टायर जो रहते हैं, मतलब टायर का इन्वेंशन हो चुका था और टायर से चलने वाले वाहन सड़क पर आ गए थे। तो भारत सरकार ने 1927 में डॉक्टर एम आर जयकर की अध्यक्षता में एक रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। ये बहुत जरूरी है जानना। तब एक एक करके तब एक एक करके वहां से जो डेवलपमेंट हुए उनकी बात सामने आई। ठीक है ना? जैसे कि 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुई, आईआरसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की फील्ड में। आईआरसी, जैसे भी आप एसडीडी पढ़ेंगे तो वहां पर आप आईएस कोड पढ़ते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की डिजाइन में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में कहीं भी कुछ करेंगे, तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे मानक निर्धारण यही करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सेपरेटली बात करेंगे अभी। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। 1943 में आईआरसी के सलाह पर नागपुर में एक सम्मेलन किया गया और 1943 से 63 के लिए एक प्लान हुआ। कौन सा प्लान था? वो हम पढ़ चुके हैं, नागपुर प्लान था। फिर 1950 में सीआरआरआई की स्थापना हुई, सेंट्रल रोड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है ना? तो ये जो इंस्टीट्यूट था सीआरआरआई, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये दिल्ली में है। 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट आया। 1961 में आईआरसी के लिए दूसरा प्लान 1961 से 1981 आया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और 1965 में, सॉरी, 1985 में भारतीय सड़क कांग्रेस ने एक और प्लान की बात की थी, दैट इज थर्ड रोड प्लान। वो कौन सा प्लान कहलाता है? लखनऊ रोड प्लान। तो ये धीरे धीरे करके रोड डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद तीनों रोड प्लान्स में क्या क्या डिसीजन हुए वो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने एक नई बात देखी कि यहाँ एक नई बात आई है आईआरसी की, इंडियन रोड कांग्रेस। क्या है ये इंडियन रोड कांग्रेस? इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1943 में की, है ना? सॉरी, 1934। 1934 में की, 43 में नहीं, 1934, 1934। ठीक है ना? जिसका नाम दिया गया इंडियन रोड कांग्रेस। इसके लिए जैकर कमेटी ने कुछ अनुशंसाएं दी। अब भारत की सड़कें किसके अधीन हो गई थी? इंडियन रोड कांग्रेस की दी हुई अनुशंसाओं के अधीन हो गई थी, और ये सड़क इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। ठीक है? अब इसका उद्देश्य क्या था? एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां सड़कों की योजना यानी कि प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस आदि विषयों पर उपलब्ध अनुभव को एकत्रित करके उसके अनुसार सड़कों में इसका उपयोग लाया जाए। प्लानिंग वही होगी, डिजाइनिंग होगी, मेंटेनेंस के लिए भी वहां पर बात होगी, और उसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको जोड़ा जाए। वो प्रोफेसर्स भी थे आईआईटीज के, या फील्ड इंजीनियर्स थे, या कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, जिनको रोड इंडस्ट्री में काफी
अनुभव रहा है। दूसरा, सड़कों तथा पुलों के निर्माण में कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज किया जाए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाए, कौन से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज किया जाए, इसका निर्धारण भी आईआरसी ने किया। सड़कों के निर्माण के लिए मानक डिजाइन यानी स्टैंडर्ड डिजाइन क्या हो, मेंटेनेंस क्या हो, इसके लिए भी मापदंड निर्धारण किसने किया है, आईआरसी ने किया है। इसके अलावा निर्माण संस्थाएं जैसे कि हमारा स्टेट लेवल का लोक निर्माण विभाग है, ये पुरानी सड़कों पुलों आदियों के निर्माण एवं अनुरक्षण, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस के संबंध में इसकी दी गई गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए बाध्य होगा। तो जो आईआरसी का स्पेसिफिकेशन होगा उससे आप डिनाय नहीं कर सकते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांतों का संकलन जनहित में प्रकाशन करना, हर बार आईआरसी अपने गाइडलाइंस और कोड्स निकालती थी, है ना। आईआरसी के अलग अलग आपके मैनुअल्स आते हैं, पेपर्स पब्लिश होते हैं, और उससे हर बार नई जानकारियां मिलती रहती कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से हम आरसीसी में आईएस 456 है ना, जो हमारी मानक संहिता है, उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन यानी सड़कों के लिए आईआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआरसी सड़कों के साथ साथ पुल पुलियों के लिए भी अपने मानक सिद्धांत प्रतिपादित करती है, यानी उसको भी वो इम्पोज्ड कर सकती है। तो ये बात थी किसकी, आपकी आईआरसी की। तो दो दो है इंस्टीट्यूट, एक आईआरसी और एक है आपका सीआरआरआई, ठीक है ना। आईआरसी है इंडियन रोड कांग्रेस और सीआरआरआई क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कहां पर है सेंट्रल सीआरआरआई, सीआरआरआई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है, ये आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, लेकिन इन बारे में आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात हमने किसकी कर ली आज, आईआरसी की और सीआरआरआई की। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो सड़कों का क्लासिफिकेशन हुआ है उसको हमें किस तरह से जो चौड़ाई है सड़कों की, महामार्ग की कितनी है ना, स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग की कितनी है, ठीक है ना, और आपकी मुख्य जिला सड़कों की कितनी है, अन्य जिला सड़कों की कितनी है, और विलेज रोड्स की कितनी है। आईआरसी ने इनकी निर्माण दर यानी कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन एक डिसाइड की है, वो हमें पता करना है कि कितनी होती है। तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपको बोलते जाता हूं तो आप वो नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है ना, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स, ये जो है इनको आप पहाड़ी क्षेत्रों में इसके मानक अलग हैं और मैदानी क्षेत्रों में इसके मानक अलग है, यानी कि ग्राउंड पर चौड़ाई अधिक होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई कम होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मैदानी क्षेत्र में कितना रखा जाता है, 12 मीटर, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ये होता है 8.8 मीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मीटर चौड़ा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होता है, 6.25। आई रिपीट अगेन, नेशनल हाईवे 12 मीटर, पहाड़ी क्षेत्रों में 8.8 मीटर, स्टेट हाईवे 10 मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 6.25 मीटर, 6.25 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 9 मीटर, पहाड़ी क्षेत्रों में 4.75 मीटर, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड 7.5 मीटर और 4.75 मीटर, ग्रामीण सड़कें 5.5 मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 4 मीटर। इसका निर्धारण किसने किया है, इसका निर्धारण किया है किसने, आईआरसी ने। कहाँ के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग। अब इसी के हिसाब से हमने किसको हम हैवी ट्रैफिक कहेंगे, किसको हम लाइट ट्रैफिक कहेंगे, ठीक है ना, तो उसका भी निर्धारण आईआरसी के द्वारा किया गया है। तो ये भी आप नोट करिए कि अधिक भारी यातायात वाली सड़कें जो हैं वो यदि वहां पर 600 वाहन प्रतिदिन से अधिक निकलते हैं, मतलब एक दिन में 600 वाहन निकलते हैं, तो अधिक भारी यातायात वाली सड़कें कहलाएंगी। फिर उसके बाद भारी यातायात वाली सड़कें क्या कहलाएंगी, 600 से कम परंतु 250 से
अधिक। 250 से लेकर अगर 600 तक वाहन निकलते हैं तो वो भारी यातायात वाली सड़कें कहलाएंगी। मध्यम यातायात वाली सड़कें यानी कि 250 से कम परंतु 70 से अधिक, यदि 70 वाहन से लेकर 250 वाहन प्रतिदिन उस सड़क पर निकलते हैं तो वो मध्यम यातायात वाली सड़कें कहलाएंगी। हल्की यातायात वाली सड़कें यानी स्वाभाविक सी बात है 70 वाहन से कम निकलते हैं तो वह हल्के यातायात वाली सड़क कहलाएगी। तो ये था क्या डिवीजन, किसके आधार पर, वाहनों की संख्या के आधार पर। एक और इसका सब डिवीजन होता है कि वाहनों का टनेज क्या है। वो अपन ने उस पर बात की थी कि वाहन अगर भारी है, मल्टी एक्सल है तो वो हैवी टनेज है, सिंगल एक्सल है तो वो क्या है, लाइट व्हीकल है। समझ में आया ना। इस तरह से आज हमने ये बात की आईआरसी सीआरआरआई, जिसमें आईआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोड डेवलपमेंट प्लान्स की कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ रोड्स का। तो आज के लेक्चर में बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ, है ना। अगले लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक लेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू।